तो लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल की थी, ठीक है जी, 5.11। उसके बाद एक और एग्जांपल है उसी से आगे 5.12। एग्जाम्पल 5.12 ये पेज 247 के ऊपर है ग्रिफिथ के। पहले इसकी जो है वो स्टेटमेंट देख लेते हैं कि फाइंड द वेक्टर पोटेंशियल ऑफ इनफाइनाइट सॉलिनाइड। वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करना आपने एक इनफाइनाइट सॉलिनाइड का। फाइंड द वेक्टर पोटेंशियल ऑफ इनफाइनाइट सॉलिनाइड। एक इनफाइनाइट सॉलिनाइड है, उसका वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करना है विथ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। विथ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसकी पर यूनिट लेंथ जो है वो n टर्न्स है, रेडियस r है और करंट I गुजर रहा है इसके अंदर से। रेडियस r एंड करंट I। तो एक सॉलिनाइड है, ठीक है। सॉलिनाइड आपको पता है कि एक इंडक्टर ही होता है जिस पर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स जो है उनको वूंड किया होता है। तो ये इस तरह एक सॉलिनाइड है, इसके ऊपर बहुत सारी टर्न्स आपने वूंड की हुई हैं। इसका रेडियस r है और I करंट इसमें से फ्लो कर रही है। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, यानी कि A आपने फाइंड करना है इस इनफाइनाइट सॉलिनाइड के लिए। तो जो A का फार्मूला जो है आपने देखा था वो निकाला था हमने, A इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I ओवर R dl प्राइम। ठीक है, वो आप सरफेस करंट हो, वॉल्यूम करंट हो, लेंथ की करंट हो, जो भी हो, उसके लिए आप उसको राइट डाउन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5.66 है उसकी बुक के अंदर, इसको हमने यूज करना है। मैं इसको कहता हूं कि ये कोई इक्वेशन नंबर 1 है, इसको कोई क्वेश्चन नंबर 1 का नाम मैं दे देता हूं। अब करंट जो है, चूंकि इनफाइनाइट सॉलिनाइड है, फाइनाइट तो नहीं है, तो फिर करंट भी जो है वो एक्सटेंड होगी इन्फिनिटी तक। ठीक है, द करंट I will also extends to infinity। तो करंट जो है वो भी इन्फिनिटी पे एक्सटेंड होगी। तो अब हमने यहां पर आप देखें कि जो वेक्टर पोटेंशियल है, इसको अगर मैं यूं राइट डाउन करूं A डॉट dl, यानी कि इसके साथ मैंने क्या ले लिया, लेंथ एलिमेंट। नो आई विल अप्लाई लाइन इंटीग्रल है ये, तो इस लाइन इंटीग्रल के ऊपर अगर आप स्टोक्स थ्योरम लगाएं तो इस लाइन इंटीग्रल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, वॉल्यूम में उसको करते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम का। ठीक है, वो सरफेस और वॉल्यूम के दरमियान होता है, ये लाइन और सरफेस के दरमियान होता है। ठीक है, तो इस पर अगर मैं स्टोक्स थ्योरम लगा दूं तो इसको मैं लिख सकता हूं A डॉट dl बाय अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम। तो ये मेरे पास आ जाएगा डेल क्रॉस A
डॉट डी ए, और ये आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल। अब इसके अंदर डेल क्रॉस ए जो है वो बराबर है बी के। ये आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि डेल क्रॉस ए जो है वो बी के बराबर होता है। तो अगर डेल क्रॉस ए बी के बराबर है तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं ए डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डॉट डी ए। एंड व्हाट इज बी डॉट डी ए? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो बी डॉट डी ए जो है यहां पर ये फाई है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ए डॉट डी एल है, ठीक है, ये ए डॉट डी एल फाई के बराबर निकला है। ऐसे ही हुआ है। अब यहां पर फाई जो है वो फ्लक्स है बी का थ्रू द लूप। ठीक है, फाई वो फ्लक्स है कि जो लूप में से पास कर रहा है। ऑब्वियसली अब करंट गुजर रही है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है जी, तो अब ये हमारे पास जो एम्पियर्स लॉ है, तो एम्पियर्स लॉ के जो इंटीग्रल फॉर्म है वो है म्यू नॉट आई इनक्लोज। ठीक है, ये एम्पियर्स लॉ की हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म है। तो अगर अब हम यहां पर कहें कि बी कॉरस्पॉन्ड कर रहा है इस इक्वेशन के अंदर ए को, मैं इसको इक्वेशन को अगर देखूं तो मैं कहूं कि बी जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ए को। ठीक है, और म्यू नॉट आई इनक्लोज कॉरस्पॉन्ड कर रही है फाई को। तो इस केस के अंदर अगर ये इनको कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं तो ए डॉट डी एल, ठीक है, इसको अगर मैं लिखूं कि दैट इज इक्वल टू बी डॉट डी ए सरफेस इंटीग्रल, और इसको मैं ओपन कर दूं अगर इसको, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए डी एल कॉज ऑफ थीटा, और यहां पर ये भी आ जाएगा बी डी ए कॉज ऑफ थीटा। तो ए और डी एल भी एक ही डायरेक्शन में और बी और डी ए जो है वो भी सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा यहां पर 0 डिग्री आ जाएगा। तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो कॉज 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डी एल इज इक्वल टू बी डी ए। अब यहां पर ये जो एम्पीरियल लूप आप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, आप कहें कि वो एम्पीरियल लूप जो है उसका रेडियस एस है। ठीक है, द रेडियस ऑफ द एम्पीरियल लूप इज एस। एम्पीरियल लूप कौन सी होती है? जिसके अंदर करंट इनक्लोज होती है, उसको हम कहते हैं एम्पीरियल लूप, जिसके अंदर से करंट गुजर, जब आप एम्पियर्स लॉ को लगाते हैं।
अब अगर इसका ये एस है तो अगर ए यूनिफॉर्म है तो ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, बी भी यूनिफॉर्म है तो ये भी इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डी एल बी डी ए। तो डी एल जो है यहाँ पर ये हमारे पास है 2 पाई एस, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, पूरा लेंथ इंपीरियल लूप की जो पूरा सर्कल है, और डी ए पाई एस स्क्वायर के बराबर है, क्रॉस सेक्शन का एरिया। तो इस इक्वेशन को मैं राइट डाउन कर सकता हूं कि a इंटू 2 पाई एस इज इक्वल टू b इंटू पाई एस स्क्वायर। आई कैन राइट इट, ठीक है। तो यहां से अब एस एस से कैंसिल हो जाएगा इससे एक दफा, तो a इंटू 2 पाई b पाई एस। नो यू रिमेंबर यू हैव कैलकुलेटेड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिनॉइड। आउटसाइड तो उसके मैग्नेटिक फील्ड वैसे जीरो के बराबर होता है, इनसाइड होती है। तो इनसाइड यानी कि जो एम्पीरियल लूप आपने उसके अंदर सॉलिनॉइड के ड्रा की हुई है उसके अंदर से करंट गुजर रही है, ठीक है। तो वहां पर जो आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं वो होती है b म्यू नॉट एन आई के बराबर। जी वो भी कर लेते हैं कैंसिल यार, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा। तो आप इसको लिखें कि a इंटू 2 पाई b पाई एस म्यू नॉट एन आई। ये मैंने b की वैल्यू जो है वो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। अब नाउ यू कैन कैंसिल पाई, पाई से आप कैंसिल कर दें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एस। तो यहां से a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2s, ठीक है। ये अब आपने निकालना है फॉर s लेस देन r, जब एम्पीरियल लूप सॉलिनॉइड के अंदर, ठीक है। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि अगर ये यूं सॉलिनॉइड है, ठीक है, तो ये एम्पीरियल लूप s है और ये रेडियस r है सॉलिनॉइड का, ठीक है। एम्पीरियल लूप का रेडियस s है। तो अभी मैंने ये सॉल्व किया किसके लिए, फॉर लेस, यानी कि उसके अंदर जब आप फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन जो है, इसकी डायरेक्शन जो है a, अब अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में ले जाऊं तो म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 एस फाई यूनिट वेक्टर। अब क्यों फाई यूनिट वेक्टर आया, ये ऐसे होगा, ठीक है। अगर करंट जा रही है ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है तो ये उसके अबाउट कर्ल हो रहा है, ठीक है। इसलिए फाई को आपने यहां पे लगाया, ठीक है। ये उस वक्त है जब आपके पास s लेस देन या इक्वल टू r है। अब दूसरा केस भी इसके अंदर हमें देखना है, अगर इसको हम बाहर ले जाए, ठीक है, एम्पीरियल लूप को बाहर ले जाए, यानी कि जो सॉलिनॉइड है वो ये r है और एम्पीरियल लूप को बाहर ले जाए, यानी कि सॉलिनॉइड से बाहर आपने वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल जो है उसको फाइंड करना। तो इन दिस केस जो आपके पास b डॉट डी ए है, ठीक है, यानी कि ये जो b डी ए कॉज ऑफ थीटा, इसको आप राइट डाउन करेंगे b डी ए, ये cos थीटा तो cos 0 डिग्री हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है।
ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो अब म्यू नॉट एन आई और पाई आर स्क्वायर, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका आएगा, जो बाहर आपकी जो अंदर वाला थोड़ा सॉलिनाइड है उसका, ठीक है, क्योंकि अब आप बाहर ले गए हैं उसको एम्पीरियन लूप को। यानी कि ये केस किसके लिए है, एस ग्रेटर देन इक्वल टू आर के, एस जो है वो आर से, अब सॉलिनाइड उसके अंदर आ रहा है उस एम्पीरियन लूप के, तो इसलिए अब हम एम्पीरियन लूप का तो रेडियस यूज नहीं करेंगे एरिया के लिए, हम रेडियस किसका यूज करेंगे, जो सॉलिनाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया यहां से, ये बी डी ए की वैल्यू निकल आई, तो यही बी डी ए की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू ए डी एल के बराबर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर ए इंटू 2 पाई एस। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक। अब आप देखेंगे यहां से ए की वैल्यू पाई को पाई से कैंसिल कर दें, तो ए की वैल्यू जो है वो आ जाएगी म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एस, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ए म्यू नॉट एन आई ओवर 2 आर स्क्वायर ओवर एस 5 यूनिट वेक्टर for s is greater than equal to r। ठीक है जी, अब आपने इनसाइड और आउटसाइड जो है वो दोनों के आपने मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जो है उसको कैलकुलेट करके देख लिया। अब इसमें आपने एक काम करना है, ये आपकी असाइनमेंट है, वो आपने ये करना है कि यू हैव टू चेक के डेल क्रॉस ए क्या बी के बराबर है। ठीक है, और ये चेक करना है कि क्या डेल डॉट ए 0 के बराबर है। ये असाइनमेंट है आपकी। तो क्या समझ आई, क्या समझ आएगी, व्हाट यू हैव टू डू। नहीं करोगे क्या, डेल क्रॉस ए इक्वल टू बी, ये जो ए कैलकुलेट किया इसका डेल लेना है, तो क्या वो बी के बराबर निकलता है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो किस में करोगे इसको, ये कौन सा सिस्टम है, कौन से कोऑर्डिनेट्स यूज करोगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ये जो आपने इसका ये बनाना है ना, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर डिटर्मिनेंट लिखना है। ठीक है, वगरना नहीं होगा। ये जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर डिटर्मिनेंट है, जो आपको पहला चैप्टर मैंने इसके अंदर पढ़ाया था वेक्टर्स वाला, उसके अंदर दो तरीके होते हैं, या तो इसको आप वैसे इसको खोल लें क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, वो बहुत लंबा हो जाता है, वो तो इतनी टर्म में सीधा सीधा इसका डिटर्मिनेंट बनाएं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, इसको सॉल्व करके देखें क्या आपका बी निकलता है डेल क्रॉस ए लेकर। ठीक है, और दूसरे नंबर पर इसका डाइवर्जेंस लेना है, डाइवर्जेंस भी किसके अंदर लेना है, स्फेरिकल में, और रख के देखें क्या ये 0 के बराबर निकलता है। अगर तो ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होती हैं तो फिर ये जो आपने वेक्टर पोटेंशियल निकाला ये ठीक है। अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर ये ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली ये ठीक है और इसको सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, ये आपने करके देखना है इसको। ठीक होगी जी बात। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अच्छा इसके अंदर जो है ये इसके साथ ये प्रॉब्लम्स आते जाते हैं हर आर्टिकल के ना आगे, तो ये मैंने आपको वो जो तरीका बताया था ना उसके मुताबिक ये आपने करते जाना है इनको साथ साथ, जो ज़्यादा लंबे नहीं है उनको करना है उन प्रॉब्लम्स को। अच्छा उसके बाद मैं आ रहा हूँ बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर।
और जब प्रॉब्लम करने हैं तो उसके पूरे स्टेप्स करने हैं, वो नहीं है कि उसका छापा मार लेना उसके ऊपर, तो उसके 2-4 स्टेप किए होते हैं सिर्फ, बाकी सारी कैलकुलेशन होने वाली होती है। अब आपने बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो स्टडी की थी इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आल्सो, ठीक है। तो वहाँ पर हमने एक ट्राइंगल जो है वो बनाई थी बाउंड्री कंडीशंस की, तो यहाँ पर भी जो है वो हम एक ट्राइंगल ही बनाएंगे और देखेंगे कि ये किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट जो है वो करती हैं। तो बना के देखते हैं ट्राइंगल। ठीक है जी, एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। ये इस तरफ मेरे पास J है करंट डेंसिटी, इस तरफ मेरे पास A है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, और इस तरफ मेरे पास B है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें आएंगी, इस तरफ डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे एक, और डेल डॉट बी 0। और यहाँ पर बायट्स एंड सेवर्ट्स लॉ, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटीग्रल जे क्रॉस आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर डी ऑफ टाउ। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड हैं सारी हमने राइट डाउन कर दी है। अब इस तरफ, यहाँ पर इस तरफ जो है ये B से A तक आप जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर B आपने देखा है डेल क्रॉस A के बराबर, और डेल डॉट A को 0 के बराबर देखा, ठीक है। उसके बाद J से A तक इस तरफ से इस तरफ आए अगर, तो डेल स्क्वायर A माइनस म्यू नॉट जे आपने देखा हुआ है, और यहां से इस तरफ आए तो यहां पर वेक्टर पोटेंशियल का जो फार्मूला है ए म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटीग्रल जे ओवर आर डी ऑफ टाउ। अब जिस तरह हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर एक ट्रायंगल बनाई थी, उसी तरह की सेम ट्रायंगल जो है उसको हमने मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी बना दिया। अब वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आपने बनाई थी वो क्या रिप्रेजेंट करती थी? वो चार्ज डेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड को और पोटेंशियल V को रिप्रेजेंट करती थी। अब ये जो फिगर आपने मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर बनाई है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये J को, B को और A को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सिमिलर वही वाली ट्राइंगल है। तो a triangle is drawn in the case of electrostatics which represents, जो कि रिप्रेजेंट करती थी रो को E and V। Similarly, a triangle is drawn
in the case of magnetostatics, which represents B, J, B and A. ठीक है जी। सिमिलरली उसी तरह की ट्रायंगल उसमें आपने वो पोटेंशियल फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, ठीक है, चार्ज डेंसिटी जो है उसको फाइंड किया था। यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल फाइंड किया है और करंट डेंसिटी को फाइंड किया। अब जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सफर करता था डिसकंटिन्यूटी एट सरफेस चार्ज, just as electric field suffers the discontinuity at surface charge, ठीक है, ऐसे सरफेस चार्ज पर डिसकंटिन्यूटी आती थी। So the magnetic field is also discontinuous. So the magnetic field is also discontinuous at surface current. Now, what is the meaning of this sentence? Discontinuity और continuity ये कैसे हम प्रूव करते हैं? How you prove continuity and discontinuity? डिफरेंशिएट करते हैं और जीरो के बराबर रखते हैं। तो कब कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है और कब डिसकंटिन्यूस होता है? और अगर सिंगल वैल्यूड ना आए तो डिसकंटिन्यूस होता है। ऐसे ही अब यहां पर हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सफर करता है डिसकंटिन्यूटी एट द सरफेस चार्ज। अब क्यों डिसकंटिन्यूटी सफर करता है? क्योंकि जब आप डाइवर्जेंस निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वो क्या आती है? डेल डॉट इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आती है, ठीक है, उस केस के अंदर सरफेस चार्ज के अंदर, ठीक है, जिसको हम सिग्मा भी कहते हैं या वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम को भी कह सकते हैं, लेकिन आप चलो सरफेस की बात कर रहे हैं। उसके बाद अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपने जो सरफेस चार्ज के केस के अंदर निकाली है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड निकलती है जो बी आपने निकाली है म्यू नॉट ओवर 4 पाई के ओवर आर डी ए प्राइम। ये व्हाट इज दिस? दिस इज पॉइंट्स, ठीक है। दोनों सूरतों के अंदर जो है वो वैल्यूज निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी निकलती है और मैग्नेटिक फील्ड की भी निकलती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब यहां पर हमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है अब चूंकि ये डाइवर्ज नहीं कर रहा होता, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कर्ल कर रही होती हैं, तो आपको इन मैग्नेटिक फील्ड्स के कंपोनेंट्स, जैसे वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कंपोनेंट्स बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स को देखना पड़ेगा। अब कंपोनेंट्स जो हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड के, उसके अंदर आपके पास टेंजिशियल कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, एक टेंजिशियल कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट्स होंगे जो अलोंग द फील्ड होंगे। टेंजिशियल कंपोनेंट्स का मतलब यह है कि
अगर ये वेक्टर है, बी वेक्टर है ये, ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स बनाए तो इसका एक कंपोनेंट यहां पर ये बी एक्स बनेगा और ये बी वाई कंपोनेंट बनेगा। अब बी वाई जो कंपोनेंट बन रहा है इसके ऊपर ये क्या है, ये इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये इसका टेंजेंशियल जो है वो कंपोनेंट है, ठीक है। तो only this time it is the tangential component that changes. तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो इस टाइम पर चेंज होगा। तो जो हमारे पास इक्वेशन थी by equation del dot b is equal to 0, आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो मोनोपोल है वो तो एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसको अगर मैं इंटीग्रल फॉर्म में लिखूं, इन द इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म में लिखूंगा तो ये आ जाएगी मेरे पास b डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। बल्कि इसको एरिया की फॉर्म में लिखना चाहिए, सरफेस इंटीग्रल की फॉर्म, क्योंकि सरफेस की बात कर रहे हैं। तो बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। तो बी डॉट डी ए वैसे क्या होता है, फ्लक्स भी होता है। अब हम सपोज करते हैं इसके लिए एक वेफर थिन पिल बॉक्स, और उस पिल बॉक्स को कंसिडर करके तो हम देखेंगे कि उसके अबव एंड बिलो जो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह एक्ट कर रहे हैं। Consider a wafer thin pill box. एक पिल बॉक्स देखें वेफर थिन, ये कोई अगर सरफेस है, ठीक है, और इसके अंदर एक ये बॉक्स आप बना देते हैं और यहां पर ये के सरफेस करंट जो है वो आ रही है। तो अब इसके इस साइड पर एक कंपोनेंट बनेगा यूं, ठीक है, और दूसरा इधर से भी एक कंपोनेंट जो है वो आएगा।
इसको आप कह सकते हैं कि ये बी परपेंडिकुलर अबव है, ठीक है, और ये बी परपेंडिकुलर बिलो है। तो अब जो ये इक्वेशन हमने पीछे लिखी थी कि बी डॉट डी ए जो है, अगर बी डॉट डी ए 0 के बराबर है तो फिर इसका मतलब है कि जो बी परपेंडिकुलर अबव है अबव दैट इज इक्वल टू बी परपेंडिकुलर बिलो, क्योंकि ये 0 के बराबर। तो ये जो इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं, तो ये देखिए बी परपेंडिकुलर अबव जो है वो बी परपेंडिकुलर बिलो के बराबर है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर इसके कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, लेकिन हमने इसके दूसरे कंपोनेंट्स भी देखने हैं जो कि पैरेलल होंगे, ठीक है। मैंने अभी उस वक्त बताया कि एक ये कंपोनेंट्स बन रहे हैं और एक ये वाले कंपोनेंट्स, तो दोनों को हमने देखना है। वो हम टाइम ओवर हो गया तो उसको फिर मैं कल करूँगा, जो है इसके बिलो वाले जो पैरेलल वाले कंपोनेंट्स।